नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रोजाना शाम को 10 बजे 10 एमसीक्यू जो है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सेशन के अंदर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर इसको शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर ही नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। बहुत बेहतरीन जो है वो क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो बिना वक्त जाए किए जो है वो आप लोग डाउनलोड कीजिए आरएस बाबा ऐप को। और यहाँ पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो भी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर जो है वो जरूर दे सकते हैं। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तमाम पेपर जो है वो आप लोग दे सकते हैं। जल्दी ही हम लोग जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इन तमाम सब्जेक्टों का वीडियो कोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। कल 1 दिसंबर है, तो कल से आप लोगों को क्लासेस जो है वो रनिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि दिसंबर एंड होते होते या फिर जनवरी के लगभग मध्य में, मकर संक्रांति के आसपास हम लोग पूरे की पूरे सिलेबस को एंड कर देंगे, तीनों सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए शुरू करें। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिना वक्त जाए की जो है क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलिए, धारा 89 ए के तहत नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान में न्यूनतम कितने प्रतिशत गंदी बस्तियों के लिए चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, पंकज तबीयत ठीक है आपकी? कोई भी समस्या हो तो बताइए। गंदी बस्तियों के लिए भी आप लोग का आंसर है, बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी गंदी बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, वहां पर प्रबंधन के लिए 25% जो है वो अलग से रिजर्व रखा जाता है। तो धारा 89 में आप लोग देखेंगे कि तो बजट अनुदान के अंदर परिवर्तित करने की शक्ति, वो शक्ति है नगर पालिका की। उद्देश्य है उसका अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। धारा 89 ए में जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि, ये जो निधि है इसका नाम है आधारभूत सेवा निधि। इसका उद्देश्य है गंदी बस्तियों का कल्याण। नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान में न्यूनतम 25% गंदी बस्तियों के लिए सुरक्षित रखना। अगर राशि इसमें बचती है तो वो व्यपगत नहीं होती है, अगली बार जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। नामावली में नाम दर्ज करने के लिए संबंध में यदि किसी व्यक्ति के करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के निवास से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो इसका निर्धारण कौन करता है। नगर पालिका, राज्य सरकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर निदेशक? बताइए। आंसर कीजिए आप लोग। दूसरे का ए आ रहा है आंसर, नगर पालिका। बेसिकली राज्य सरकार जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नामावली में नाम दर्ज करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के निवास से संबंधित कोई भी प्रश्न है, इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है कि वो कहाँ का निवासी है। तो उपधारा 5 आप लोग देखोगे, वहां पर लिखा हुआ है नामावली में नाम दर्ज करवाने की योग्यता 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, वार्ड का निवासी होना चाहिए। अयोग्यता में लिखा हुआ है वार्ड में कब्जा धारक किराएदार जो है वो अयोग्य होगा। मानसिक रोगी, छात्रावास में रहने वाला, दूसरे वार्ड का है, दूसरे जिले का है, वो अयोग्य होता है। ठीक है, और फिर यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न उठता है कि वो कहाँ का निवासी है, क्योंकि ये प्रमाणित करना जरूरी है कि वो निवासी कहाँ का है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर उसको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 243 दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा करूं मैं, लीजिए। धारा 243 के तहत खतरनाक भवन होने पर सामान्य स्थिति में कितने दिन के भीतर भवन को गिराया जा सकता है? 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन या तुरंत प्रभाव से? बताइए। सामान्य स्थिति में थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तीसरे का सी, सुरेंद्र सिंह राव।
सुरेश कुमार सोलंकी डी आपका आंसर है। मनीषा कुमारी का सी है, टेक्नो हब का सी है, बत्तीलाल मीणा का ए है, लक्ष्मी मीणा का तीसरे का सी दे रही हैं। 3 दिन, बहुत अच्छा। अगर सामान्य परिस्थिति है, लिखा हुआ है कि अगर सामान्य परिस्थिति है तो फिर 3 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई आपातकालीन परिस्थिति है तो तुरंत प्रभाव से गिराया जाता है। जब हम लोग धारा 243 को पढ़ेंगे, वहां पर खतरनाक भवन जो है इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। कार्रवाई होगी कि तुरंत उचित प्रकार से उस पर बाड़ लगवाई जाए। इस संबंध में खर्चा भूस्वामी देगा। लिखा हुआ है कि अगर कोई आसन्न खतरा नहीं है तो बाड़ लगाने के लिए नगर पालिका भू स्वामी को नोटिस दे सकती है। नोटिस की तामील 2 दिवस के भीतर भीतर हो जानी चाहिए, अर्थात बाढ़ जो है वो लग जानी चाहिए। ऐसे भवन को तुरंत गिरा दिया जाएगा, ठीक है, गिरा दिया जाए, मरम्मत की जाए जो खतरा उत्पन्न करता है। सामान्य परिस्थिति में 3 दिन और आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत प्रभाव से उस भवन को गिराया जाता है। सामान्य परिस्थिति में 3 दिन, आपातकालीन परिस्थिति है मतलब भवन गिरने वाला है तो उसको तुरंत जो है वो खाली करके गिरा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए। सर यह पहले भी आ चुका है। देखिए आप लोग क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए ना। देखिए जैसे ये पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, ये पहली बार आपको क्वेश्चन मिल रहा है। आप लोगों ने क्या है कि बहुत सारा पढ़ लिया है, बार-बार पढ़ा है ना, रिवाइज करवा दिया मैंने। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं देखा हुआ है ना? कहीं न कहीं देखा हुआ है। ये शादी समारोह में नहीं होता, आप लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं कि यार कहीं न कहीं देखा हुआ है। ये शक्ल जो है वो कहीं न कहीं देखी हुई है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने इतनी कर ली है कि आप लोगों को लगता है ये। चौथे का डी सुरेंद्र सिंह राव, लक्ष्मी मीणा, टेक्नो हब, मनीषा कुमारी, डी आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल डी ही जो है ये करेक्ट आंसर है। 5 जो है वो क्या होते हैं, इसके अंदर प्रस्तावक होते हैं। तो राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, धारा 21 ए के तहत निर्वाचन के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु कितनी है? ठीक है, धारा 21 और धारा 21 ए। 21 ए के अंदर एज जो है वो लिखी हुई है। बताइए न्यूनतम और अधिकतम का क्रम क्या है? जॉनी सैनी, मनीषा कुमारी, न्यूनतम और अधिकतम का क्रम बताइए कि क्या क्रम है न्यूनतम अधिकतम का? डी आप लोग कह रहे हैं। पांचवे का डी भी आया है 1835। टेक्नो हब कह रहे हैं डी है सर 21 से 35। देखिए जिनका आंसर बी है, वेरी गुड। 21 से 35 के बीच, देखिए एज ग्रुप जो है वो 21 से 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कई बुजुर्ग सदस्य भी जो है वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। वहां पर कुछ विशेष वार्ड जो है, बेसिकली कुछ विशेष वार्ड होते हैं जिनके अंदर ये एज लिमिट जो है वो हटाई गई है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि निरर्ता जो है यानी कि जो भी अर्हता है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है, 21 और 35 वर्ष के बीच में। आप लोग जब धारा 21 ए को पढ़ेंगे, निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, वहां पर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, निर्वाचन संबंधी निर्भरता को हटाने और कालावधि को कम करने की शक्ति किस में निहित है? छठा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में राज्य सरकार, दूसरा है निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है नगर पालिका और चौथा है निदेशालय। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? निर्वाचन संबंधी निरर्ता को हटाने और कालावधि को कम करने की शक्ति किसमें निहित है? पंकज, विद्यार्थियों को मैं एक बात बता दूं, जितने भी ऑफलाइन के अंदर विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस बात का प्रमाण होंगे कि मुझे जो है वो जिस नाम से जाना जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो कहते हैं क्लास में घुसते ही बोला हिटलर आ गया है ना? ध्यान दीजिए पंकज थोड़ा-सा, और दूसरे विद्यार्थी भी ध्यान दीजिएगा कि क्लास के अंदर एक डेकोरम जो है वो आप लोगों को मेंटेन करना है।
आप लोग जब भी पढ़ें इस क्लास के अंदर तो आपको डेकोरम मेंटेन करना ही पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए कि मेरी रगों में है, मुझे किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है, मुझे ना तो जो है वो व्यूज़ चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, है ना? तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेरे को बहुत पहले से जानते होंगे, है ना? वो अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे कि कैसा ऑफ़लाइन के अंदर डेकोरम होता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको फ़ॉलो कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर ये शक्ति निहित है कि वो क्या कर सकती है, इसको निरर्ता को कालावधि को कम भी कर सकती है। तो निर्वाचन संबंधी निरर्ता को हटाने, निरर्ता कालावधि को कम करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर निहित है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है? असत्य कथन है कौन-सा? धारा 32 के तहत जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। धारा 32 की उपधारा 2 में अपील का समय 30 दिन निर्धारित है। निर्वाचन की के जीरो यानी कि निल घोषित करने के संबंध में उच्च न्यायालय उस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन सा कथन गलत है इसमें? औरंगजेब इज बैक। वो गब्बर इज बैक था, औरंगजेब इज बैक हो रहा है अब तो। बताइए, कौन सा कथन असत्य है? बताइए। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेहा माहेश्वरी, बत्तीलाल मीणा, सुरेश कुमार सोलंकी, औरंगजेब। ठीक है, वेरी गुड। जोनी सैनी, मनीषा कुमारी, लक्ष्मी मीणा, डी ही करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बाकी सभी सारे ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग नोट्स को बार-बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। धारा 32 के तहत जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। धारा 32 की उपधारा 2 में अपील का समय 30 दिन का निर्धारित है। निर्वाचन के जीरो घोषित होने के संबंध में न्यायालय उस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है, तो कोई भी गलत नहीं है कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आप लोगों के पास में जो नोट्स हैं, आप लोगों के पास में जो पीडीएफ नोट्स हैं, उसके अंदर एक करेक्शन कर लेना। आप लोग जो धारा 124 पढ़ते हैं, धारा 124 पढ़ते हैं, वहां पर आपके नोट्स के अंदर 30 दिन लिखा हुआ है। ठीक है, 30 दिन लिखा हुआ है। इसके स्थान पर आप लोग 3 महीने कर लेना। ठीक है, इसके स्थान पर कितना कर लेना? 3 महीने जो है वो कर लेना। आपके पास में पीडीएफ नोट्स हैं, उसमें धारा 124 आप लोग पढ़ेंगे, उसमें एक 30 दिन जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह 3 महीने जो है वो आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये जो है करेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नगर पालिका में बजट प्राक्कलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक समिति, नगर पालिका अध्यक्ष। खजुआला से बिल्कुल राम राम। शैलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका। शैलेंद्र कुमार यार, शायद लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे ना, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में एब्सेंट थे आप। बताइए। 8वें का ए आप लोग कह रहे हैं कि बोले सर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करता है। ठीक है, 8वीं का ए हमारे पास में आंसर आया है। सबका ए कह रहे हैं कि आप लोग। देखिए, टेक्नो हब मनोहर लाल 8 का ए है, कह रहे हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका में बजट प्राक्कलन इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आई थिंक जो है डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष जो है बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करता है। बेसिकली जब जो डेट है, अगर 15 फरवरी की डेट क्रॉस हो जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन शुरुआती तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष जो है ये क्या करता है, इसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, सबने ए आंसर कैसे दिया है भाई? चेक कीजिए इसको एक बार। ये आंसर इसका होगा। देखिए, अगर मान लीजिए अध्यक्ष जो है नगर पालिका अध्यक्ष
वो 31 जनवरी से पहले पहले जो है 31 जनवरी को बजट प्रस्तुत जो है वो करते हैं। बजट का पारित होना 15 फरवरी को हो जाता है। अगर 15 फरवरी को नहीं होता है तो फिर 28 फरवरी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको क्या करते हैं, पारित करवाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर पहली बार के अंदर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत किया जाता है नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जो है, ठीक है, अध्यक्ष ऐसी तारीख को जो 31 जनवरी के पश्चात, ठीक है, 31 जनवरी के पश्चात ना हो, जिसे कार्यपालक समिति द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब ये जो डेट है, इस डेट को कार्यपालक समिति निर्धारित करती है, अध्यक्ष जो है बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करता है। चलिए, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? नगर पालिका के सम्मुख। नवा देखिए, धारा 283 के तहत नगर पालिका कितने माह पूर्व नोटिस देकर लाइसेंस को वापस ले सकती है? नगर पालिका लाइसेंस जारी करती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी अपराध किया है, लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया है, तो नोटिस जो है लाइसेंस वापस लिया जा सकता है। हाँ, पारित राज्य सरकार के द्वारा। मोहित पटेल कह रहे हैं कि सर आज तो लेट हो गया। कोई बात नहीं, बताइए कितने माह पूर्व जो है वो नोटिस देकर लाइसेंस को वापस ले सकते हैं? मैंने आपको आज एक करेक्शन बताया है धारा 124 के अंदर, जहां पर 30 दिन लिखा हुआ है उसको 3 महीने आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तैयार जो है वो कौन करता है? ईओ तैयार करता है। वेरी गुड नेहा माहेश्वरी, बहुत अच्छा। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि 90 का सी है, सी नहीं होगा, ए। एक माह जो है, ये एक माह पूर्व जो है वो नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में लाइसेंस वापस ले सकते हैं। लिखा हुआ है धारा 283 के अंदर। ठीक है, नगर पालिका लाइसेंस की शर्तों के अधीन मजदूरों को बुलवाने और छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग नहीं करने देगी। नगर पालिका एक माह पूर्व नोटिस देकर लाइसेंस को वापस ले भी सकती है। आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, यदि नगर पालिका के द्वारा नियम के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरकार को इसकी सूचना कितने दिन के अंदर देता है? बताइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन है दीपक, जो है आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग इस एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा। बताइए कितने दिन में जो है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को सूचित करता है? पतिलाल मीणा का डी है, शैलेंद्र कुमार का सी है 30 दिन, सुरेश कुमार सोलंकी का डी है, बोलो सर 7 दिन है। गजल पाटीदार कहाँ गायब थे? गजल पाटीदार बहुत दिनों बाद कमेंट सेक्शन में। डी, बिल्कुल डी ही करेक्ट आंसर होगा। 7 दिन के अंदर जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को जो है इसकी सूचना प्रदान करते हैं। जब आप लोग धारा 49 को पढ़ेंगे तो देखेंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। लिखा हुआ है कि सभी अभिलेखों की रक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। अध्यक्ष सदस्यों को सलाह देगा तथा 7 दिन में राज्य सरकार को सूचना प्रदान करेगा। बैठकों में भाग लेता है। अगर वह कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करता है, हानि के लिए नगर पालिका बकाया की वसूली के समान जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर जो है वो क्या करता है, राज्य सरकार को सूचना प्रदान करता है। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, आरएस बाबा दीपक सर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री और कुछ समय में राजस्थान इकोनॉमी की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री, तमाम पेपर जो है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी समस्या होती है, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, मुझे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सर, आज इस सेशन में अधिकांश ट्यूशन पढ़ने आए हुए हैं। अच्छा, ट्यूशन पढ़ने आए हुए हैं, कोई बात नहीं। ट्यूशन पढ़ने आए हुए हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल दोपहर में 2 बजे, आप लोगों से मुलाकात होगी। 2 बजे मुलाकात होती है ईओआरओ की क्लास में, 5 बजे मुलाकात होती है राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में, 9 बजे मुलाकात होती है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर, 10 बजे मुलाकात होती है आप लोगों के सामने ईओआरओ के 10 स्पेशल क्वेश्चन के साथ में। जल्द ही आप लोगों के लिए राजस्थान पॉलिटी भी लेकर आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। और कल से हमारे 3 नए वीडियो कोर्स शुरू हो रहे हैं। 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। पेड कोर्स जिन्होंने लिया है ईओआरओ का, उनके लिए कई वीडियो जो है अपडेट किए गए हैं। लगभग सिलेबस जो है वो समाप्ति की ओर है। ठीक है, कल राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है, इनके कोर्स शुरू होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं,
शुरुआत के 50 विद्यार्थियों के लिए ही वो कम प्राइस में है। आप लोग देख रहे हैं कि वो अभी कम प्राइस के अंदर है। स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए ही वो प्राइस रखा गया है, बाद में फिर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? तो कल से हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग कल दोपहर में 2 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब अ खैर।